धरती पर सबसे पहले लिविंग थिंग, आखिर में लिविंग थिंग कैसे बनी? क्या कोई ईश्वरीय शक्ति थी जिसने इसमें जान फूंक दी, या फिर ये कोई एक एलियन था जो आ गया धरती पर रहने के लिए? और कुछ हफ्तों तक ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज देखी। यहीं से जन्म हुआ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, जो बाद में जाकर लिविंग बींग्स बने। लाइफ की शुरुआत धरती पर नहीं हुई थी, बल्कि स्पेस में हुई थी। अगर आप टाइम में बहुत ही पीछे जाओ, 3.7 बिलियन ईयर पीछे चले जाओ, तो धरती पे उपस्थित सभी जीवों का एक ही एंसेस्टर रहा है, लूका। लूका जो हमने नाम दिया है, इसका फुल फॉर्म है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। यह एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था जिसे आप माइक्रो कह सकते हो। साइंटिस्ट का मानना है इसको गर्म जगहों में रहना बहुत ही पसंद था। और आज धरती पर जितनी भी लिविंग थिंग्स मौजूद है, चाहे प्लांट हो, फंगस हो, एनिमल हो, एल्गी हो या बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, हम सब इस एक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं। अब यहीं पे एक सवाल खड़ा होता है कि ये लूका जिंदा कैसे हुआ? धरती पर पहली लिविंग थिंग्स आखिर में लिविंग थिंग्स कैसे बनी? ये सवाल सुनने में ही असंभव लगता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। करीब 200 साल पहले साइंटिस्ट को भी यही लगता था। ज्यादातर साइंटिस्टों का यह मानना था कोई ना कोई लाइफ फोर्स जैसी चीज है जो हर जीव के अंदर मौजूद है, जो उन्हें जिंदा रखने का काम करता है। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का टर्निंग पॉइंट आया साल 1828 में, जब जर्नल केमिस्ट फ्रीडरिश वेलर ने गलती से एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। उन्होंने अमोनिया साइनाइड से यूरिया का सिंथेसाइज कर दिया, वही कंपाउंड जो हमारे पेशाब में पाया जाता है। इस एक एक्सपेरिमेंट ने लोगों को चौंका के रख दिया। पहली बार लोग ये देखकर हैरान हो गए कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऐसी चीज भी बन सकती है जो लोगों के अंदर पाया जाता है। यहाँ से इस लाइफ फोर्स का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुआ। 1850s में पेरिस में रहने वाले एक केमिस्ट मार्कलिन बेथेलॉट ने कहा कि सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मदद से मैं सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखा सकता हूँ। और उन्होंने करके दिखा भी दिया। उन्होंने सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स बनाए, फिर हाइड्रोकार्बन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट किया, फिर अल्कोहल से एस्टर बनाए और फिर उनसे बनाए ऑर्गेनिक एसिड। यही सारी चीज आप 11th 12th की क्लास में पढ़ते हो। अब यहाँ तक लोग मान लिए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को केमिकल रिएक्शन से बनाया जा सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने आप में लाइफ तो नहीं है ना, वो जिंदा तो नहीं है, तो चीजों के अंदर वो लाइफ कहाँ से आ रही है? इस सवाल के लिए लाइफ को डिफाइन करना जरूरी है। किसी चीज के लिविंग यानी जिंदा रहने का क्या मतलब है? क्या जिंदा रहने का ये मतलब हुआ कि आप चल फिर सकते हो? अगर हाँ, तो इस डेफिनेशन से सारे जानवर जीवित प्राणी हैं, लेकिन पेड़ तो चल नहीं सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पेड़ जीवित प्राणी नहीं है। अगर हम कहें कि लाइफ का मतलब है कि जो चीजें रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, जिसमें जानवर, प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया सब कुछ आ जाएगा, लेकिन खच्चर जैसे जानवरों का क्या जो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते? वो भी जिंदा है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन वाली डेफिनेशन उनके ऊपर नहीं बैठेगी। 2011 में बायोफिजिसिस्ट एडवर्ड ट्रिफनोव ने लाइफ की डेफिनेशन पता करने की कोशिश करी, तो उनको 123 अलग अलग डेफिनेशंस मिले। उन सभी डेफिनेशंस में एक कॉमन चीज ये था, लाइफ इज सेल्फ रिप्रोडक्शन विथ वेरिएशन। इस डेफिनेशंस में उन क्रिएचर्स को भी ऐड कर दिया गया जो भले ही रिप्रोडक्शन से पैदा हुए हैं, लेकिन खुद रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। एक थ्योरी है प्राइमोर्डियल शॉक हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के अनुसार एक गर्म तालाब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मिक्सचर रहा होगा, जिसमें बिजली पड़ी, वोल्केनो से निकलने वाली गर्मी पड़ी, जहां से लाइफ को एक क्विक स्टार्ट मिला। सन 1871 में चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि धरती पर उपस्थित एक गर्म तालाब में अमोनिया, फास्फोरिक साल्ट, लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से सबसे पहले एक प्रोटीन बना होगा। उस प्रोटीन से बाद में लाइफ का इवॉल्व हुआ होगा। लेकिन क्या सही में ऐसा हो सकता है? इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया गया साल 1953 में स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरे के द्वारा। इन्होंने एक 5 लीटर का बड़ा ग्लास कंटेनर लिया। इन्होंने इसमें अमोनिया गैस भरी, मीथेन गैस भरी और वाटर वेपर भरा।
इस ग्लास कंटेनर के अंदर अब इन्होंने बिजली के स्पार्क डाले और कुछ हफ्तों तक एब्जॉर्ब करने के बाद इन्होंने बहुत ही हैरान कर देने वाली एक चीज देखा। इन गिने चुने ऑर्गेनिक कंपाउंड से लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक बन रहे थे। कुछ हफ्तों बाद इसमें अमाइनो एसिड और कार्बन कंपाउंड बन गए। यही पूरी प्रक्रिया इस धरती पर भी हुई, जिससे जन्म हुआ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। इन सेल्स को सरवाइव करने के लिए एनर्जी की जरूरत थी। उसने अपने आसपास के नमी को अपने अंदर ट्रैप करने लगा। इन न्यूट्रिएंट्स को ट्रैप किया गया फैटी एसिड की मदद से, और जो न्यूट्रिएंट्स इनमें एमिनो एसिड, आरएनए और डीएनए बनाने के लिए चाहिए थे, उनका इस्तेमाल कर लिया गया और बाकी न्यूट्रिएंट्स को एनवायरनमेंट में सिंपली छोड़ दिया गया। ये एक तरीके का सिंपल मेटाबॉलिज्म बन गया और जो एनर्जी थी वो पानी में मौजूद गर्मी से आ रही थी। इन सेल्स को एनर्जी की अत्यधिक आवश्यकता होती थी, जिसकी वजह से इन्होंने एक दूसरे को खाना स्टार्ट कर दिया और एक नए सेल का निर्माण करने लगे। ये चीजें आज के जानवरों में भी देखने को मिलती है। प्रेडिक्शन, दूसरे जानवरों को खाना एनर्जी पाने के लिए इन सेल्स से अलग अलग जीवों का निर्माण कैसे हुआ। असल में ये सेल्स 4 प्रकार के हुए थे। पहला है प्रोकैरियोट्स, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा आर्किया और चौथा है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ये 2 तरह के होते हैं, एक बैक्टीरिया और दूसरे आर्किया। दूसरा जो सेल्स है यूकैरियोट्स, ये मल्टी सेल्स ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। एक बार बैक्टीरिया और आर्किया एक दूसरे से मर्ज हो गया तो एक नए सेल का निर्माण हुआ। धरती पर जितनी भी कॉम्प्लेक्स लाइफ है, पेड़ पौधे और जानवर, ये सब इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से आए हैं, जो बैक्टीरिया और आर्किया के मर्ज होने से पॉसिबल हुआ है। इसी सिंगल सेल्स की मदद से यूकैरियोटिक सेल्स बनने शुरू हुए, जीन्स बनने शुरू हुए और नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये नॉन लिविंग बीइंग से लिविंग बीइंग बनने का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये अचानक से एक झटके में नहीं हुई, इसके लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें हुई हैं, जिसमें बहुत लंबा समय लगा है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो इसमें 2 बिलियन सालों का समय लगा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर सच में आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।